बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको नावल कैसा लगा। इसकी हालत देखकर इस्लाहान को बहुत हंसी आई, मगर कमाल महारत से ख़ुद पर कंट्रोल करता उसने पानी का गिलास आरोशा की तरफ बढ़ा दिया। पानी पी लो, दम ना निकल जाए तुम्हारा। मुझे अपनी दूसरी बीवी से हाथ नहीं धोना। इस्लाहान ने निचला लब दांतों तले दबाकर पानी का गिलास उसके सामने किया। आरोशा मुश्किल से चावल निकलती उसके हाथ से पानी लेकर एक ही सांस में फटाफट पी गई। आपकी माँ जी के हाथों मुझे फौत हो जाना है, वो तो अच्छे से खबर लेंगी मेरी। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? गिलास टेबल पर रखकर वो हांसी होती बोली। इस्लाहान पूरी दिलचस्पी से उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देख रहा था। कह देंगी तो चुपचाप सुन लेना, असर तो वैसे भी तुम पर होने वाला नहीं। उसने अपना लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखा था। 1 घंटा सोफे पर रखकर उसने कोनी सोफे के बैक पर रखी और पूरी तरह से आरुषा की तरफ रुख मोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। काली आंखें गुलाबी गुलाबी घबराए हुए चेहरे के हर नक्श का तवाफ़ कर रही थी। नहीं, वो फिर से। आरुषा कहते कहते चुप हो गई। अब उसे इतनी सेंसर होने वाली बातें क्या बताए। उसकी निगाहों से कंफ्यूज सी हुई। फिर से क्या? वो उसी तरह से उसे देखता दिलचस्पी से उसके चेहरे को सुर्ख रंग में तब्दील होता देख रहा था। ओफ, वो रहने दें। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं सोती नहीं तो कम से कम वो नाराज़ तो नहीं होती। बहुत झंझला कर ख़ुद को देखते इस्लाहान से शिकायत की थी। तुम्हें कभी सोते से उठाया है मैंने? इस्लाहान ने इसी तरह से उसे देखते हुए कहा। कांधे पर उचकाकर अपने दामन बचा झाड़ लिया था। छोड़ें, आपने कुछ नहीं करना। इसके अंदाज़ पर वो जलकर उठने लगी। एक हल है मेरे पास। इस्लाहान ने एकदम से जाती आरुषा का हाथ पकड़कर फिर से अपने करीब बिठा दिया था। क्या हल? क्या वो हल बता रहा था? आरुषा का खुश होना तो बनता था। पूरे दिल व जान से हमगोश हुई थी। इतनी इनमनाक से हुई थी कि इस्लाहान के करीब खिसक कर उसके शाने को आग का दरिया पार करना था। आरुषा ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। दूर भागने से कोई फ़ायदा नहीं। शाम वाली हरकत तो तुम रहने दो, पहले मुझे तुमसे कल रात वाली हरकत के बारे में पूछना था। उसकी आवाज़ अब ख़तरनाक हद तक संजीदा हो गई थी। आरुषा ने अपना चेहरा उठाकर इस्लाहान के चेहरे को देखा। वो अब मेहरबान इस्लाहान नहीं था। अब हमेशा वाली सख्ती उसके चेहरे पर छा गई थी जो उसे डरा देती थी। कौन सी वाली? ज़बान फिर से लड़खड़ा गई थी। इस ज़ख़म पर मरहम लगाने वाली हरकत। इस्लाहान ने उसे जकड़े जकड़े अपना वही ज़ख्मी हाथ उसके चेहरे के आगे कर दिया जहाँ रात उसने मरहम रखा था। आरुषा ने बेचारी सी शक्ल बना ली, शायद वो रहम खा जाए, मगर उसका रहम खाने का कोई मूड नहीं था। आरुषा के दोनों बाजुओं पर अपनी गिरफ्त रखकर अपने मुकाबिल करते हुए वो उसकी आंखों में झांकता बोला था। सुबह से तुम मुझे मिली नहीं थी, इसलिए वाला मुकदमा रह गया। क्यों किया ऐसा? मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मेरी बैंडेज क्यों की थी? बोला था ना मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। वो उसकी आंखों में देखता पथरीली आवाज़ में पूछ रहा था। बाजुओं पर गिरफ्त भी सख्त थी। हमदर्दी में नहीं किया था, धीमे से बोलते हुए इस बार आरुषा की पलकें झुक गई थीं। इस्लाहान को तलाशने पर भी वहाँ अब खौफ नज़र नहीं आ रहा था। डोंट से कि तुमने मोहब्बत में किया था। वो झटके से उसके बाजुओं पर से अपने हाथ हटाता रुख भी मोड़ चुका था। आप जानते हैं क्यों किया था? आरुषा के लबों से बहुत आहिस्ता से निकला था। मुझे अच्छा नहीं लगा था आपका ज़ख्मी हाथ। मैं नहीं जाना चाहती थी बालकनी में, मगर न जाने क्यों मजबूर हो गई, और जब कंफर्टर लेकर बालकनी में गई तो आपके हाथ से खून निकल रहा था और मेरा दिल वो वहीं ठहर गई। पलके उठाकर फासले पर बैठे इस्लाहान को देखा, मगर उसने अपना रुख उसकी तरफ मोड़ा ही नहीं था। वो देखना ही नहीं चाहता था कि इस वक्त उसके चेहरे पर कौन से रंग थे, इन हरी आँखों में उसके लिए कौन से जज्बे उभर रहे थे।
वो सब समझते हुए भी अनजान बना ही रहना चाहता था। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी दुख सुख की साथी, आपके ज़ख़म नहीं देख सकती। मुझे तो बस मैंने बैंडेज कर दी। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको खुद को अज़ियत पहुँचाना। वो अपने हाथ मसलते हुए आहिस्ता आहिस्ता कहती उसे हैरान परेशान छोड़कर बेड की तरफ भाग गई थी। फिर बेड पर लेटकर उसने सर से पैर तक कंफर्टर तान लिया। इधर सोफ़े पर इस्लान अब भी हैरान सा वहीं बैठा था। फिर सर झटक कर वही सोफ़े पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसने बेड पर सोने की गलती नहीं की थी। आरुषा जले पैर की बिल्ली की तरह अपने रूम में टहल रही थी। साथ ही बड़ी फरावानी से नाखून के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चबा रही थी। कुछ देर पहले ही वो सोकर उठी थी और उठने के बाद पूरी तरह से तैयार वो अब धड़कते दिल के साथ रूम में ही परेड अंजाम दे रही थी। इस्लान की आदत थी वो नमाज के बाद सोता नहीं था, मगर वो नींद में झूम झाम कर नमाज अदा करके दोबारा बेड पर कब्ज़ा जमा लेती थी। इस्लान उसकी नज़र में लाख जल्लाद सही, मगर उसकी इस खूबी का वो भी इतराफ़ करती थी कि वो कभी उसे बेतहाशा खाने या सोने पर टोकता नहीं था। इसीलिए हमेशा देव की सारी बेरहमी को अपने खाने सोने के सदक़े में माफ़ कर देती थी। हाय अल्लाह, कैसे सामना करूं उनका। हाथ उठाकर दुआई देती वो अल्लाह से पूछ रही थी। रात की वो सारी बातें भूल चुकी थी, सिवाय माँ जी की अपनी खैरियत पूछने वाली बात अब भी याद थी। उन्हीं के डर से वो रूम से ही नहीं निकल रही थी। अगर उन्हें मौका दिया ना तो इतना लंबा चौड़ा बीवी नामा उसे एहसान करके सुना दिया जाएगा कि उसके सर से पैर तक धुआं निकलने लगेगा, और जो हज़ारों बेटे के एहसान गिनवाए जाएंगे वो अलग। तुम ऐसी, तुम वैसी, मेरा बेटा रहमदिल, मेरा बेटा मेहरबान, वगैरह वगैरह। शुक्र करो बीबी जो मेरे नेक फितरत बेटे के साथ ब्याही हो। जिसने तुम्हारे ऊपर रहम खाया हुआ है। वो बड़ी महाराज से माँ जी की नकल करती बुरा सा मुँह बनाकर बेड पर धम से बैठ गई। पैर झलाते तेज़ी से नाखून चबाने की स्पीड में मुकाबला शुरू हो गया। भाभी मोहतरमा, आज आपकी शाही सवारी कब नीचे तशरीफ़ लाएगी। अभी वो इसी सोच में थी कि नीचे जाए या नहीं जाए के शौक़ आवाज़ पर आरुषा ने सर घुमाकर दरवाजे से झांकते सर को देखा। दरवाजे के अंदर अपना पूरा सर घुसाकर झांकती हानिया मासूम बनी उससे पूछ रही थी, नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी। एक तो पहले से ही वो जली तपी हुई परेशान थी, ऊपर से हानिया का भाभी कहना। उसने अपने पाँव से सैंडल निकाल कर दरवाजे की तरफ उछाला था, मगर बुरा हुआ उसके बुरे निशाने का। हानिया तेज़ी से हंसते हुए पूरा दरवाज़ा खोलकर किनारे हट गई और सैंडल सीधे हानिया के पीछे आते इस्लान के सीने पर गुस्ताखी करते हुए मुंह छुपाकर इस्लान के कदमों में गिर गया। आप भी आरुषा की जान ही निकल गई। आई आरुषा की जान ही निकल गई। मुंह से हौलनाक सी चीख निकली। हानिया भी बौखला सी गई। पीछे मुड़कर अपने लाला को देखा जो सैंडल खा चुके थे। उसे भी मालूम नहीं था इस्लान उसके पीछे मौजूद है। अगर मालूम होता तो खुद किसी महान सिपाही की तरह गोली भी खा लेती। ये सैंडल क्या थी, और अपनी जान से अजीज़ सहेली और भाभी को शहीद होने से बचा लेती। मगर अब क्या हो सकता था। हानिया मुंह पर हाथ रखे अपने पीछे खड़े लाल पीले होते अपने लाला को देख रही थी। दिमाग दुरुस्त है ना तुम्हारा। रूम में इस तरह लाल पीले होते हुए दाखिल होते हुए इस्लान की एक ही दहाड़ पर आरुषा घबराकर बेड से उठकर भागने की तैयारी पकड़ चुकी थी। मगर सत्यानाश हो, आज बड़े शौक़ से पहने गए प्लाजो सूट का उसके कदमों के खुले पाइंचे ने बांध कर फंसाया था। वो सीधे सीधे फर्श पर गिरकर सजदा रेज़ हो गई। उसके हलक से दिल दहला देने वाली चीख निकली थी। हानिया ने दहलकर सीने पर हाथ रख लिया और इस्लान उसकी बेवकूफ़ी दर बेवकूफ़ी पर दांत पिसता 2 कदम और बढ़ा और रूम में बीचों बीच ज़मीन पर सजदा रेज़ आरुषा को शाने से थामकर एक ही झटके में घसीटकर उठाकर खड़ा कर दिया। आरुषा ने चेहरे पर हाथ रखकर सिसकियाँ ली थी। हाथ हटाकर इस्लान को देखने की हिम्मत नहीं की। आशु कहाँ चोट लग गई। अभी वो कोई सख्त बात कहता कि हानिया उनके पास आ गई। वो कहाँ उसे रोता देख सकती थी, इसीलिए तड़पकर उनके दरमियान खड़ी हुई थी। इस्लान ने मुँह छिपाकर रोती आरुषा को एक ही बार में उसके हाथों को जकड़ चेहरे पर से हटा दिए। आरुषा ने रोते हुए सामने खड़े देव को देखा।
कुछ नहीं हुआ, इसे परेशान मत हो, ये रोज़ का काम है इसका। ये बताओ सैंडल क्यों मारा तुमने मुझे? पहले हानिया से कहा, फिर इसके हाथ छोड़कर कमर पर हाथ रखकर इस्लाहान ने उसके रोने धोने पर आरुषा को बुरी तरह से घूरा था। मेरा घुटना टूट गया है, हाय मेरा घुटना, मैं लंगड़ी हो गई, हाय हानो तेरी दोस्त एक पैर की हो गई। वो उसकी बात का क्या जवाब देती, अभी तो उसे अपनी चोट की फिक्र थी। बुरी तरह से रोती वो घुटने पकड़कर वहीं फर्श पर बैठ गई। इस्लाहान को उसका रोना धोना, यूँ रोने के बीच बीच फरियाद करते हुए बंद आँखों की झरी से उसे भी देख लेना साफ साफ मकारी ही लगा था। क्या हुआ आशो लाला, प्लीज़ प्लीज़ इसे ले चलें डॉक्टर के यहाँ, देखें इसे कितनी तकलीफ़ हो रही है, इसके घुटने में फ्रैक्चर ना हो गया हो। ये लंगड़ी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। हानिया ने उसकी तकलीफ़ बयान की। रूहान सी होकर होंठ भींचे और कमर पर हाथ रखकर आरोशा को घूरते खड़े इस्लाहान का बाजू हिला हिलाकर इल्तिजा करने लगी। ओके परेशान मत हो, ले जाता हूँ। हानी पहले तुम मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, मैं चेंज करके आता हूँ। इस्लाहान इस बार नरमी से हानिया का गाल थपक कर रोती हुई आरुषा को भी देख भी रहा था, जिसका रोना ही कम नहीं हो रहा था। घुटना पकड़े वो हाय हाय करती रोए जा रही थी। बीच बीच में चुपके से आंखों की झरी से इस्लाहान को भी देख लेती। वो सब समझ रहा था क्यों ऐसी मक्कारी की जा रही है। अभी लाई लाला, हानी बेचारी घबराई सी बहुत तेज़ी से मुड़ी थी। नीचे किसी से कहना मत, आरुषा गिर गई है, सिर्फ हम चलते हैं डॉक्टर के पास। इस्लाहान ने आरुषा के पास पंजों के बल बैठते हुए जाती हुई हानिया को ताकीद भी की। अगर नहीं कहता तो वो सबसे पहले सबको चिल्ला चिल्लाकर बताती, तब उसे चाय पेश करती या ना भी करती। दोनों की बेवकूफ़ाना हरकतें ऐसी ही थी। हानिया मुड़कर सर हिलाती दौड़ते कदमों से भागी थी। हाँ तो जी कहाँ दर्द हो रहा है? हानिया के जाते ही इस्लाहान ने होंठ गोल करते हुए बड़ी नरमी से रोती आरुषा से पूछा था। घुटने में वो सुसु करती निगाहें चुराकर बोली थी इस्लाहान ने, और कुछ कहे बगैर उसका पाँव पकड़कर सीधा कर दिया और खुले हुए पांचे को पैर से ऊपर हटाते हुए चोट देखनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? इसे पांचे पैरों से हटाते देखकर आरुषा ने तेज़ी से उसके हाथ पर अपने दोनों हाथ रख दिए। इस्लाहान ने भौहें उठा के आरुषा के चेहरे को देखा। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। क्या कर रहे हैं इस्लाहान? उसके हाथ पर मजबूती से अपने हाथ रखे हुए उसने इस्लाहान को रोकना चाहा। चोट देखना है, हाथ हटाओ अपना। इस्लाहान ने उसके चेहरे को देखते हुए हुक्म दिया। क्या करेंगे? देखकर डॉक्टर के यहाँ चलते हैं ना, वो देख लेगा। वो मन्नाते हुए अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि इस्लाहान के हाथ अपने पैरों से हटा दे। बीवी तुम मेरी हो या डॉक्टर की, मैं खुद देखकर बताऊंगा डॉक्टर की ज़रूरत है या नहीं। अब हाथ हटाओ सीधे से। इस्लाहान की चोट देखने पर बजट देखकर वो बौखलाई। नहीं इस्लाहान, आपको समझ नहीं आएगा, आप डॉक्टर थोड़ी हैं। आरुषा का पूरा जोर उसका हाथ हटाने में लग रहा था, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ थक रहे थे। किसने कहा मुझे समझ में नहीं आएगा? मैं सब समझता हूँ। इस्लाहान अब भी उसे ही देख रहा था, जो बुरी तरह से घबराई हुई सारा रोना धोना भूल चुकी थी। देखे मैं कह रही हूँ ना, वो बेचारगी से कहती फिर से रोने के लिए तैयार हुई। मुंह बंद करती हो या अपने तरीके से मुंह बंद करूँ मैं? हटाओ अपना हाथ। उसे डपट कर उसने एक ही झटके में आरुषा का नाजुक हाथ अपने हाथ से झटक दिया और उसके घुटनों को देखने के लिए कपड़ा ऊपर सरकाना ही चाहा कि वो बोल पड़ी थी। नहीं इस्लाहान, मैं नाटक कर रही थी। इस्लाहान की गिरफ्त ढीली हुई और वो पूरी ताकत से अपना पैर छुड़वाकर सही सलामत उठकर दूर हट गई। अब चेहरे पर डर के साथ साथ शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा थी। अब नहीं हो रहा दर्द, बहुत ड्रामे आ गए हैं तुम्हें। अब मैं बताता हूँ चोट क्या होती है। अपनी जगह से खड़े होते हुए इस्लाहान के इरादे बहुत ख़तरनाक लगे थे।
आरोशा दूर होते हुए जल्दी से अपने कान पकड़कर बोली थी, सॉरी इस्लान, माफ़ कर दें, मैं डर गई थी आपसे ना। मैं हानी को सैंडल मार रही थी, अब गलती से आपको लग गया तो मेरा क्या कसूर। मेरी ये मजाल कि मैं आपको सैंडल मारूं, अल्लाह तौबा, मेरे आबा व अजदाद की भी हिम्मत ना हो आपको मारने की, मैं तो नन्ही सी जान हूँ। अपनी छोटी सी हसीन प्यारी बीवी समझकर माफ़ कर दें। अपने कान पकड़े मारे घबराहट के उसके दिल में जो भी आया वो पटर पटर ज़बान चलाती। अपने दोनों कान पकड़कर वो उससे बोल रही थी, लगातार बोलती। वो एक मासूम सी छोटी बच्ची ही तो लग रही थी। इस्लान ने लाख चाहा कि वो उसी तरह गुस्से से उसे घूरता रहे, मगर वो खुद पर काबू ना रख सका था। बेसाख्ता उसके होंठों से हंसी का फुहारा छूटा था। वो कमर पर हाथ रखे अपने सर को इधर उधर हिलाते हुए बेतहाशा हंस रहा था। आरोशा पर जैसे सकता सा हो गया। देव हंस सकता था और हंसते हुए इतना प्यारा भी लग सकता था। उसे मालूम नहीं था वो बुद्ध बनी एक टिक उसे देखे जा रही थी। खुद वो ही क्या, खुले दरवाजे पर खड़ी माँ जी और उनके पीछे चाय लेकर खड़ी हानिया भी ये मौजज़ा हैरत से भरी निगाहों से खुशी से देख रही थी। माँ जी की आंखों में बेतहाशा पानी भरने लगा। वो तो हानिया के मुंह से आरोशा के गिरने का सुनकर ऊपर आई थी, मगर क्या मालूम था कि आज ऐसा मंजर देख लेंगी जो सालों का गुबार धो देगा। अपनी आंखें पोंछती वो मुड़ी थी और नम आंखें लिए हानिया को इशारा करते हुए बहुत ही दबे पाँव से वहाँ से चली गई। उनके पीछे उदासी से मुस्कुराती हानिया भी चली गई थी। यार क्या चीज़ हो तुम, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पर गुस्सा करूं या तुम्हारी बेवकूफ़ी पर बस हंसूं। इस्लान अब भी होले होले हंसते हुए खुद को बेखुदी से देखती साख्त सी आरोशा से बोल रहा था, पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। वो मुस्कुराकर सर रखता उसे देख भी रहा था। क्या करूं तुम्हारा आरोशा, इस्लान मीर बताएंगी आप। अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाकर वो इतना प्यारा लगा था कि बेसाख्ता आरोशा चंद कदम चलकर उसके बेहद करीब आ गई और इस्लान फिर हैरान रह गया। वो उससे आकर लिपट गई थी। कुछ मत करें इस्लान, बस हंसा करें, बहुत सूट करती है आप पर हंसी। आपकी हंसी सबसे मुनफरिद है, सबसे अलग, जैसे आप खुद हैं। वो जैसे एक ख्वाब की कैफियत में घिरी हुई उससे लपटी अपना चेहरा उठाए उसे देख रही थी। इस्लान को एकदम से एहसास हुआ कि उसे ऐसा हंसना नहीं चाहिए था। तेज़ी से उसके चेहरे के एहसासात तब्दील हुए थे। एक ही लम्हे में नरम नरम सी वो हंसी कहीं दूर छुप गई, उसकी जगह सपाट पन्ने ले ली। मैं पागल नहीं जो बिला वजह हंसा करूं, रुखाई से कहकर अपने कमरे में पड़े आरोशा के हाथ हटाकर उसे दूर कर दिया। आइंदा से फिर से ऐसी बेहुदा हरकत की ना तो हाथ सलामत नहीं रहेंगे तुम्हारे। फिर ड्रामा करने के काबिल नहीं रहोगी तुम। अपनी उंगली उठाकर धमकी देता वो वहीं उसका पुराना देव बन चुका था। निगाहों में उसे धमकी देता वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। हाथ सलामत नहीं रहेंगे खड़ूस कहीं का। आरोशा उसकी नकल उतारती मुंह बनाती वॉशरूम की तरफ देख रही थी। कुछ देर पहले वाली कैफियत अब भी दिल में एक अलग तरह का दर्द जगा रही थी। क्या हो रहा है मेरे साथ, ये देव फिर से इतना अच्छा क्यों लगने लगा है, और इतना अच्छा कि मैं इससे लिपट गई। अल्लाह तौबा, वो अपने दिल से परेशान न समझी से खुद से बोली थी। फिर खुद को सरजश करते हुए अपने गाल पीटे। फिर वो बेडरूम से में रुकी नहीं बल्कि तेज़ी से वो रूम से निकलती चली गई थी। इस्लान ड्रेसिंग रूम से चेंज करके बाहर निकला तो आरोशा अब रूम में नहीं थी, शायद नीचे जा चुकी थी। वो अपने बालों को उंगलियों की मदद से संवारते हुए बजते हुए मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। मोबाइल उठाकर उसने कॉल पिक की। क्यों कॉल की है, ना सलाम ना दुआ, बस कॉल पिक करते हुए ही
बहुत रखाई से कहा था। पेशानी के बल कम होने के बजाय और भी ज़्यादा हुए थे। मत भूले मेरी आशो आपके पास है, इधर से भी किसी रिश्ते का पास नहीं रखा गया था। इस्लान की रखाई का जवाब इससे भी ज़्यादा रखाई से दिया गया था। तुम भूल रहे हो वो मेरी बीवी है, उसे मेरे पास ही होना है। तुम ये मेरी करना बंद कर दो। दूसरी तरफ मौजूद शख्स का इतना हक जताता लहजा उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं आया था। आरुषा उसकी थी, उसकी मलकियत। इस शख्स का भले उससे बहुत ख़ास ताल्लुक़ सही, मगर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए जता दिया कि वो अब उसकी बीवी है। हाँ, ज़बरदस्ती की बीवी। इधर साफ मजाक उड़ाया गया था। चलो ज़बरदस्ती की ही सही, कम से कम बीवी तो बनाई। तुम्हारे बाप की तरह तो नहीं किया ना, जिसने इस्लान मीर वो मेरा बाप नहीं। उधर से वो चीख पड़ा। इस्लान मीर का तीर ठीक निशाने पर लगा था। इस्लान के होंठों पर जहरखन मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हारे कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी हाशिम शाह नवाज़ खान। इस्लान को मज़ा तो नहीं आया था उसकी दुखती रग पर हाथ रखकर, मगर फ़िलहाल अभी हाशिम के साथ यही रवैया दुरुस्त था, इसीलिए वो उससे मुखातिब होकर इतना तंग लहजा इस्तेमाल कर रहा था। ये मत भूले इस्लान मीर, अगर मेरा बाप गिरा हुआ है तो आप भी इससे कम नहीं। आपने भी हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया। आपने मेरी शट अप, खामोश हो जाओ तुम। उसने दहाड़ कर हाशिम की ज़बान खामोश कर दी। अपने और तुम्हारे दरमियान मौजूद रिश्ते का एहतराम कर रहा हूँ, वरना तुम क्या, तुम्हारी हैसियत क्या। हाशिम शाह नवाज़ खान। इस्लान मीर से गुस्ताखी करने वालों की मैं खाल उधेड़ देता हूँ। हाथों की मुट्ठियाँ भींचकर वो बहुत ही सर्द महरी से बोला था। इसी बात का तो आपको गरूर है इस्लान मीर साहब, अपने रुतबे का, अपनी हैसियत का। मगर सुन लें इस्लान मीर साहब, मैं जब इस काबिल बन जाऊंगा कि आपसे टक्कर ले सकूं, अपनी आशों को आपके पास रहने नहीं दूंगा। उसकी बचकानी बातें सुनकर इस्लान मीर ने एक के कहा लगाया था, जो दूसरों को जलाकर राख करने वाला के कहा, और हाशिम जलकर खाक ही तो हो गया था। अपनी उम्र देखो बच्चे, फिर मुझसे पंगा लेना। जब तक तुम मुझसे टक्कर लेने के काबिल होगे, तब तक मैं तुम्हें अपने बच्चों का मामा बना दूंगा। अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उसने हाशिम शाह नवाज़ को बुरी तरह से जलाया था। हाशिम ने अपने दांत ही कचकचा लिए। मैं बच्चों समेत आपसे आशों को छीन लूँगा, वो मेरे बच्चे जैसे ही तो होंगे। उसकी बच्चों जैसी बात पर इस्लान इस बार सर झटक कर मुस्कुराया। हम भी देखेंगे, अभी बस अपनी स्टडी पर ध्यान दो। तुम्हें जहाँ भेजा है वहाँ से कामयाब वापस आओ, कोई शिकायत ना सुनूँ मैं तुम्हारी। इस बार इस्लान ने अपने बड़ेपन का सबूत देकर सख्ती से कहा था। घबराएं मत, मैं कामयाब भी बनूंगा और आपका एहसान भी उतार दूंगा, क्योंकि आप बस मेरे दुश्मन हैं, समझे आप। और एक बात इस पर मैं छुट्टियों में एक बात और, इस बार छुट्टियों में अपनी आशों से मिलने आऊँगा और आप रोक नहीं सकते मुझे, पूरी अकड़ के साथ कहते हुए वो इस्लान के कुछ कहने से पहले ही उसने कॉल काट दी। इस्लान ने बस सर झटक कर फ़ोन बेड पर फेंक दिया था। वो बच्चा था और उसकी बचकानी बातों पर उसे बस गुस्सा आता था, मगर कभी नफ़रत नहीं हुई थी। आशो आईने के सामने बाल संवारते हुए उसने हाशिम कहा, हुर्फ दोहराया, अपनी मलकियत पर सिर्फ मेरा हक है हाशिम शाह नवाज़। इस तरह तुम्हें हक जताने नहीं दूंगा। अब तुम मिलोगे तो तुम्हारी आशो नहीं, वो इस्लान की रोश हो चुकी होगी। नामुमकिन होगा, तुम्हारा ही क्या किसी और का भी उसे इस्लान मीर से जुदा करना। ख्यालों ही ख्यालों में हाशिम से कहकर वो खुद पर परफ्यूम छिड़कता, एक अज़म करता, उस पर अमल करने का पूरा इरादा कर चुका था। फिर आईने के सामने से हटकर वो बेड की तरफ आ गया। बेड से अपना मोबाइल और साइड टेबल से कार की कीज़ उठाकर वो रूम से निकला था। आरुषा अभी वो हानिया के साथ किचन में ही बैठी बड़े आराम से टोस्ट कुतर रही थी कि माँ जी उसका नाम लेती किचन में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही किचन काउंटर पर बैठी आरुषा उछलकर नीचे उतरी थी। जल्दी से हाथ में आधा चबाया हुआ टोस्ट उसने उनके देखने से पहले ही प्लेट में डाल दिया।
हानिया भी सब छोड़ छाड़ कर अपनी माँ को देख रही थी। वो किचन में आते ही दोनों को घूर कर बोली, तुम दोनों जहाँ जाती हो वहीं की होकर रह जाती हो, बस कभी बातें ही नहीं ख़त्म होती तुम दोनों की। और तुम ब्रेकफास्ट सर्व करो। आरुषा को मालूम था माँ जी किचन में आई थी तो इधर से ऐसा ही कोई ऑर्डर मौसूल होगा और उसे मानना ही पड़ेगा। आरुषा यहाँ छुप कर क्या बैठ गई हो, इस्लान आ चुका है। माँ जी का बस चले तो उसे इस्लान की पर्सनल सेक्रेटरी हायर कर दें। जब तक वो हवेली रहती उसका बस नहीं चलता था। लुक में भी इस्लान साहब को आरुषा के हाथ से खिलवाती। वैसे अल्लाह की फजल व करम से कल से ये काम भी अंजाम दे रही थी। वो वहीं खड़ी जली बुरी उठ पटांग सोचे जा रही थी। बुद्ध बन गई हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा है आरुषा। इस बार उन्होंने घुड़का तो वो जल्दी जल्दी सर हिलाकर किचन से निकलने लगी। जाकर वहाँ बुद्ध बनकर खड़ी मत हो जाना या बस खुद ठूसने मत लग जाना, इस्लान से भी अच्छे से पूछ लेना। माँ जी के तंज पर हानिया ने आरुषा का बना मुंह देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई। मुंह क्या बना रही हो, क्या कहा मैंने। माँ जी उसका बनता मुंह देखकर तपी तो उसने जल्दी से अपने मुंह का जाविया ठीक किया। अब ठीक है माँ जी, होंठों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर मासूम बनकर पूछा था। काश दिमाग भी शक्ल की तरह ठीक होता। माँ जी बड़बड़ाई तो हानिया की हंसी निकल गई और वो पैर पटक कर किचन से ही निकल आई। अल्लाह ना करे मेरी जैसी सास किसी को मिले, पूरी हिटलर की जानशीन। क्या इसी की रूह लेकर आ गई हैं। वो दिल में जलती कलस्ती डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ती सोच रही थी। डाइनिंग टेबल पर इस्लान एक शान से कोनी टेबल पर रखे थोड़ी पर चेहरा टिकाए बैठा शायद उसी का मुंतज़िर था। ज़रूर माँ जी ने उसका इंतज़ार करने को कहा था। कभी कभी माँ जी का दिमाग ऐसे ही उलट जाता था। दोनों मियाँ बीवी को ज़बरदस्ती साथ खिलाने, साथ पिलाने, साथ बैठने, साथ चलने और साथ ही तौबा तौबा तौबा। वो आगे की ना सोचकर जल्दी जल्दी कदम उठाती टेबल तक आ गई। इस वक्त इन दोनों के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। ये भी सासू माँ का करम था। आरुषा जलकर सोचती होंठों से सांस खर्च करती टेबल तक आई थी। क्या दूँ आपको इस्लान। इस्लान ने चौंक कर पास आ खड़ी आरुषा को देखा, फिर सर से पैर तक उस पर एक गहरी निगाह डाली। आजकल तुमने फैशन क्लब ज्वाइन कर लिया है जो घड़ी घड़ी ड्रेस चेंज करती फिर रही हो। उसने रुख मोड़कर एक कोनी टेबल पर रखी और इसी हाथ की मुट्ठी बनाकर कनपटी के पास रखते हुए अपना चेहरा इस पर टिकाया और सर से पैर तक अपने सामने खड़ी आरुषा को देखते हुए तंज से बोला। आरुषा को शर्मिंदगी ने आँख घेरा। ये माँ जीना इन्हीं का दिया हुआ ऑर्डर था कि वो हर वक्त तैयार रहे और हानिया हर वक्त उसके सर पर सवार उस पर अपने जौहर आजमाई कर रही थी। उसे फ़ैशन डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक़ था जो पूरा होना बस एक ख्वाब था, मगर इस पर आजमा कर अपना शौक़ पूरा कर रही थी। अब भी जैसे वो नीचे आई थी उसे ज़बरदस्ती पकड़कर सूट बदलवाया, चेहरे पर लेपा पोती कर डाली और हमरंग ज्वेलरी भी पहना डाली। एक सवाल पूछता हूँ और 1 घंटे तक मुंतज़िर रहना पड़ता है कि आरुषा बीबी कब ख्यालों में से लड़कर वापस आ जाएंगी और उनके होंठों से कब फूल झड़ेंगे। उसे फिर से मुराकबे में जाते देखकर इस्लान सर झटक कर तंज करता सीधा होकर बैठ गया। ऐसी बात भी नहीं, मुंह से कब फूल झड़ते हैं। मुंह ना हुआ गार्डन हो गया इंसान, मिसाल तो ढंग की दे। आरुषा बड़े आराम से बोलती उसके पास ही चेयर घसीट कर बैठ गई। माँ जी ने क्या कहा था वो भूल चुकी थी। सामने लगा नाश्ता उसकी भूख को चमका रहा था और उसे अब सिर्फ अपने पेट की फ़िक्र थी। वो बड़े आराम से कीमा भरे पराठे अपनी प्लेट में रखकर सामने ही ढेर सारा सॉस एक तरफ उंडेल कर आराम से खाना शुरू हो चुकी थी। इस्लान बहुत सुकून से अपनी होंठों पर उंगली रखे उसे जल्दी जल्दी खाते देख रहा था।
इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। माँ जी ने अपना सर पीट लिया। वो किचन से निकलकर एक बार झांक कर देख लेना चाहती थी कि इसने उनके कहने पर अमल किया कि नहीं, मगर यहाँ तो आरुषा बीबी खुद ही आराम से खाई जा रही थी और उनका बेटा, जिससे एक आलम खौफ खाता था, आराम से अपने होठों पर उंगली रखे उसके अंदाज़ पूरे दिल से निहार रहा था। बस एक ही बात में उसकी मेरे बेटे से जान निकलती है, बाकी टाइम तो महारानी पर कोई असर नहीं होता। आराम से उसके सामने बैठकर खूब ठूंसती है और जब दिल कहता है फैल कर सो जाती है। वो जल कर सोचती, तनपन करती इन दोनों के पास आ गई थी। इन्हें आते देखते ही इस्लान अपनी निगाह आरुषा के चेहरे से हटा ली थी। चेहरे पर संजीदगी तारी करके माँ जी के ख़तरनाक तेवर देखे थे। आरुषा कुछ कहा था ना मैंने तुमसे, वो गुस्से से खोलती उसके सर पर खड़ी हो चुकी थी। सारे मज़े का पराठा उसके लिए जहर बन गया था। वो होंकों की तरह आंखें फाड़ी सामने खड़ी सासू माँ को देख रही थी। इस्लान ने इस बार दिल में हंसते हुए बड़ी संजीदगी से चेयर से पुश लगाकर आराम से सीरियल वाली सिचुएशन को एंजॉय करना चाहा। मैं खिलाने वाली थी बस इस्लान के ना, इससे पहले कि वो इस पर लानत मलामत करना शुरू हो जाती। आरुषा बुरी तरह से घबराकर अपनी जगह से उठ गई और पूरी रफ्तार से पराठे का बड़ा सा लुकमा बनाकर सिचुएशन एंजॉय करने का इरादा रखते इस्लान के जबड़े को ज़बरदस्ती पकड़कर लुकमा उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूस ही दिया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ था कि इस्लान मना करने का सोच भी नहीं पाया था। इस्लान ने मुश्किल से इतना बड़ा लुकमा मुंह में डालते हुए चेहरा घुमाकर कुछ दूरी पर खड़ी हानिया और अम्मा जान की हंसी देखी थी। फिर टेबल के पास खड़ी मुस्कुराहट छुपाती माँ जी और पूरी पागल सी कभी चिड़िया, कोई पूरी पागल सी सहमी चिड़िया, सहमी रहने वाली उसकी जोजा मोहतरमा अब भी उसका जबड़ा अपने नाजुक हाथ में पूरी ताकत से जकड़े हुए थी। इस्लान जल्दी जल्दी खाइए, कितना आराम से खाते हैं आप। इस पर माँ जी का डर इतना सवार था कि दूसरा लुकमा भी उसके मुंह में ठूस दिया। इस्लान पहली बार बुरी तरह से झींक गया। आरुषा की हरकत से दोबारा सबके सामने शर्मिंदा हो गया था। मुंह में ठूसे पराठे को चबाते हुए उसने इस पागल को बुरी तरह से घूरा था। उसके हाथ से अपना जबड़ा छुड़ाकर उसने बमुश्किल अपना मुंह चलाकर लुकमा निकला। जल्दी से मुंह खोले, कल रात भी तो मैंने खिलाया था अपने हाथों से, बताएं माँ जी को। आरुषा पर माँ जी के डर से भौखलाहट सवार थी। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि क्या कर रही थी, क्या बक रही थी। पराठे के लुकमे बनाते हुए वो सबकी मौजूदगी से भी बेखबर थी। हानिया की हंसी बेकाबू हो रही थी और अम्मा जान मुंह पर हाथ रखे हंसी दबाए खड़ी थी। इस्लान ने इस बार चेयर झटके से पीछे करके खड़ा हो गया। यहाँ से चले जाना ही भलाई लगा था। इस्लान जल्दी से खा ले, वो लुकमा हाथ में लेकर जल्दी से बोली, दिमाग दुरुस्त कर लो पहले अपना। अपनी तरफ बढ़ाया गया उसका लुकमा थामा हुआ हाथ झटक कर वो टिश्यू खींचकर अपने होंठ साफ़ करता सबसे निगाहें चुराकर वहाँ से निकल गया। इस्लान के जाते ही हानिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम। सुबह इस्लान का हंसना और अब वो प्यारी सी झीप। माँ जी को अपनी बहू पर बहुत प्यार आया, मगर जताकर सर पर चढ़ाने वाली उनकी आदत नहीं थी। बस इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। खुद तो यही चाहती थी कि बेटे को लुकमा बना कर दूँ, अब बेवकूफ़ कह रही हैं। आरुषा तपकर पराठे वाला लुकमा खुद ही खाकर वो फिर से बैठ गई। हानिया आकर कुर्सी के पीछे से ही उसके गले से लपटकर चटाचट उसके गालों को चूमने लगी। भागो, सारा मेकअप ख़राब कर रही हो। आरुषा ने उसे नाराज़गी के तौर पर पीछे धकेला। मुझे अब लग रहा है मेरे घर में फिर से खुशियाँ आने वाली हैं। अम्मा जान प्यार से आरुषा के सर पर हाथ फेरती उसके पास ही दूसरी चेयर पर बैठ गई। आमीन, हानिया ने हाथ उठाकर चहक कर कहा था।
इस्लान ने कार स्टार्ट करने से पहले मिरर में अपना चेहरा देखा था। अपना चेहरा आज खुद उसे अजनबी लगा था। हर वक्त चेहरे पर छाई संजीदगी का नामो निशान चेहरे पर नहीं था। होंठों के साथ साथ आंखें भी मुस्कुरा रही हों। बेवकूफ़ लड़की, इस बार उसके होंठों पर मदम सी हंसी खिली थी। फिर सर झटक कर वो कार स्टार्ट करते हुए हवेली के गेट से बाहर निकाल लाया। उसकी कार के आगे पीछे उसके गार्ड्स की कार भी थी। सर, आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। अभी वो कार से बाहर ही निकला था कि उसका ख़ास गार्ड उसके पास आ गया था। इस्लान ने अपने वफ़ादार गार्ड की तरफ देखा। क्या न्यूज़ है? इस्लान ने अपनी आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस टिकाए हुए संजीदगी से पूछा। वो कुछ लम्हे के लिए चुप हो गया। इस्लान गौर से गार्ड को देख रहा था। वो लोग वापस आ गए हैं। गार्ड्स ने झिझकते हुए सर झुकाकर खबर दी थी। ये खबर सुनना था कि उसके एहसास एकदम से पथरीले हो गए थे। चेहरे पर वही सर्द तासुर छा गया जो उसकी शख्सियत का खासा बन चुकी थी। कल से जो नरमी चेहरे पर छप दिखा रही थी वो कहीं दूर जा सोई थी। एक पल के लिए भी इन दोनों से गाफिल मत होना, समझे तुम? जितने भी आदमी हैं सब उनके पीछे लगा दो और इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जैसे उसके चेहरे के तासुर पथरीले थे वैसी ही पथरीली आवाज़ में सामने खड़े गार्ड को उसने हुक्म दिया था। डोंट वरी सर, हम पूरी होशियारी से काम करेंगे। गार्ड ने पूरी वफादारी से अतात में सर हिलाया था। वो सब इस्लान मीर के ख़ास आदमी थे जिन पर इस्लान आंखें बंद करके एतबार कर सकता था। उनकी वफ़ादारी पर उसे कोई शक नहीं था। हवेली में भी किसी को ख़बर नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो उनको सख्ती से हिदायत देता बागों की तरफ मुड़ गया। राह में आए पत्थरों को अपने कीमती जूतों तले रौंदता हुआ वो तसव्वुर में अपने दुश्मन से मुखातिब था। तुम्हारी बर्बादी का दिन आज से शुरू हो गया शाहनवाज़ खान। अब उल्टी गिनती शुरू कर दे। तूने इस्लान मीर की इज़्ज़त पर हाथ डाला है, भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। बेतहाशा नफ़रत के एहसास से ब्लैक ग्लासेस में छुपी उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थीं। सारा दिन काम करते हुए भी एक लम्हे के लिए भी उसके जहन से वो शख्स जुदा ना हुआ था। ख़ुद उसने भी इस ख़्याल को अपने जहन से जुदा नहीं करना चाहा था। वो नहीं चाहता था कि एक लम्हे के लिए भी वो सब भूल जाए और उसकी नफ़रत की आग सर्द पड़ जाए। ये आग जलती रहनी चाहिए इसी तरह जिस दिन उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था जिसका तसव्वुर भी कि कोई गैरतमंद शख्स नहीं कर सकता था। 6 माह से एक पल के लिए भी उसने अपनी नफ़रत को कम नहीं होने दिया था, अब भी कम नहीं होने दे सकता था। इस नफ़रत में कौन जलेगा और कौन सरख़्रू होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तुम इतने दिन बाद आती हो और इतनी जल्दी चली जाती हो। दुपट्टा उठाकर तेल लगाते हुए हानिया बहुत उदासी से बोली थी। क्या करूं, इस्लान नहीं लाते वरना मेरा बस चले तो रोज़ पहुंच जाया करूं तुम लोगों के पास। आरोशा जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह रख रही थी। इस्लान ने सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया था और वो उदास होने के साथ साथ भुखलाई भी हुई थी। काश ऐसा मुमकिन होता। हानिया ने सर्द आहें हशम की याद में भरना। पहले मेरे कपड़े रखो। आरोशा ने अनजाने में हानिया के दिल पर लगे ज़ख़म को छेड़ दिया था। हशम के नाम क्या सुना एक नश्तर सा दिल में चुभा था। उसकी आंखें जलथल सी हो गई। आरोशा को अब एहसास हुआ क्या बोल दिया। वो कपड़े फेंक कर उसके पास आकर बैठ गई और पूरी मोहब्बत से उसे अपने साथ लगा लिया। हानिया ने सिसकी ली और आरोशा का दिल और भी भारी हो गया। खुद वो भी तो हशम से दूरी की वजह से इतनी ही बेचैन थी जितनी हानिया थी। दोनों कुछ देर एक दूसरे के गले से लगी खामोशी से आंसू बहाती रही थी। सब ठीक हो जाएगा, रोती हानिया के सर को चूमकर उसने तसल्ली दी। शायद तुम जल्दी जल्दी सब पैकिंग कर लो वरना लाला गुस्सा होंगे। हानिया को एहसास हुआ आरोशा को देर हो गई तो लाला के गुस्से को भी उसी को झेलना पड़ेगा। इसीलिए आरोशा को दूर करते हुए अपने आंसू पहुँचे।
हाय अल्लाह, हानो की बच्ची, रोने का यही वक्त मिला था। एक तो अभी तक ठीक ठाक नॉर्मल, तेरे लाला वैसे ही न जाने किस बात पर ऐंठे पड़े हैं। देर हुई तो और भी गुस्सा होंगे। आरोशा तेज़ी से उठती, ठूस ठूस कर कपड़े रखने लगी। हानिया शर्मिंदा सी होकर जल्दी जल्दी हाथ चलाकर उसकी मदद करने लगी। इस बार लाला से तुम कहना वो पूरे माह के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ जाएं। कपड़ों को तय लगाती हानिया ने आरोशा से बड़े जोश से फरमाइश की। पूरे माह के लिए क्या, मैं पूरे साल के लिए आ जाऊँ। देव मुझे आज़ाद तो करे। कपड़े बैग में ठूस कर जिप बंद करते हुए उसने ये देखा ही नहीं कि इस्लाहान रूम में आ चुका था। हानिया, तुम्हें माँ बुला रही है। दोनों ने ही चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। इस्लाहान जीन्स की पॉकेट में दोनों हाथ डाले न जाने कब से वहाँ खड़ा था। चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नहीं था जिससे वो दोनों अंदाज़ा लगा सकती कि उसने कुछ सुना या नहीं। आशु, मैं माँ की बात सुनकर आती हूँ। आंखों ही आंखों में तसल्ली देते हुए हानिया दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती इस्लाहान के किनारे से निकल कर रूम से चली गई। उसके जाते ही इस्लाहान आरुषा की तरफ बढ़ा। वो घबरा कर रुख मोड़ती ख्वामख्वाह फिर से जिप बंद करने लगी थी। तो तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए। इस्लाहान ने करीब आते ही उसके दोनों शाने पकड़कर झुकी हुई आरुषा को झटके से सीधा कर दिया। सिर्फ सीधा ही नहीं किया था, उसका रुख भी बेदर्दी से अपनी तरफ मोड़ दिया। आरुषा ने घबराकर सामने खड़े इस्लाहान के संजीदा चेहरे को देखा। काली आंखें न जाने क्या बर्दाश्त करने की कोशिश में सुर्ख सी हो रही थी और उंगलियां उसके शाने में घुसी जा रही थीं। जवाब दो, क्या तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए? आरुषा की खामोशी पर एक बार फिर वो सर्द आवाज़ में बोला। चेहरे पर पत्थर सी सख्ती थी। इस्लाहान, मैंने ऐसे ही कह दिया। मेरा मतलब बस इतना था कि मैं बस हानो, कोई फालतू बकवास नहीं। मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए या नहीं? इससे पहले कि वो जल्दी सफाई देती, इस्लाहान ने सख्ती से उसे टोक दिया। वो बस इसके चेहरे पर सुर्ख आंखें लगाए उसके हतमी फ़ैसले का मुंतज़िर था। गिरफ्त और भी सख्त हो गई थी। आरुषा ने अपने खुश्क होते होंठों पर ज़बान फेरी और उसे देखते हुए धीरे से बोली, आपसे आज़ादी मेरी मौत है। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। मैं सारी ज़िंदगी बस आपकी कैद में रहना चाहती हूँ। वो जो सुनना चाहता था आरुषा ने आखिरकार बहुत आहिस्ता हिम्मत करके कह ही दिया। कहने को तो कह दिया, लेकिन अब आंखें झुक गई थीं। उसके लबों से निकले सकून बख्श जुमले इस्लाहान को लगा सुबह से वो जो एक आग में लगातार जल रहा था, उस पर जैसे किसी ने ठंडी पानी की बौछार डाल दी हो। तने हुए आसाब ढीले हो गए और आंखों को एक बार सुकून से बंद करके दोबारा खोलकर आरुषा के झुके सर को देखा। अपनी गिरफ्त भी ढीली करके उसके शाने पर से दोनों हाथ हटा दिए। इंशाल्लाह हम कुछ दिनों बाद आएंगे और ढेर सारे दिन रुकेंगे। तुम रह लेना कुछ दिन आराम से अपने बेस्टी के साथ। आरुषा के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसने नरमी से कहा तो आरुषा की सारी घबराहट, सारा डर दूर भाग गया। हर फिक्र दूर हो गई। सच में इस्लाहान, प्लीज़ एक माह के लिए आएंगे, ठीक है ना? वो नरम हुआ तो अब कैसा डर था। काहे का डर? आराम से उसके बाजू थाम कर फरमाइश भी कर दी। अब चलो तो फ़िलहाल जाओ, जाकर चादर ओढ़ लो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अपने बाजुओं को आरुषा के हाथों से आज़ाद करते हुए उसी नरमी से बोलकर उसने आरुषा से कहा और मुड़कर रूम से निकल गया। अनरोमांटिक हीरो। वो मुंह बनाकर उसकी पुश्त देखकर बड़बड़ाकर अपना हैंडबैग और चादर निकालने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ गई। आरुषा ने एक बार फिर कार की विंडो से तेज़ी से भागते दौड़ते दरख्तों को देख रही थी। सबसे जुदा होकर उसका दिल बहुत उदास हो रहा था। इस्लाहान मीर अपने कहे के मुताबिक सारे काम निपटाकर शाम होने से पहले ही हवेली से निकल आया था। अब वो फिर उसके साथ शहर चल रही थी, जहाँ सुबह से शाम तक वो बंगले में बंद इधर से उधर बोलाई हुई फिरती रहती थी, जहाँ वो रहती थी और उसकी तन्हाइयाँ।
इस्लान सुबह से निकला निकला रात तक आता था। वो तो वहाँ किसी से बातें करने को भी तरस जाती थी। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही नरम गरम से इस शख्स की मोहब्बत के बगैर गुजर जाएगी? न जाने क्यों वो सोच कर ही दहल गई थी। तेज़ी से खुद से बेनियाज नज़र आते इस्लान मीर की तरफ देखा। उसकी ये बेनियाजी अब बुरी तरह से खुलने लगी थी। कुछ दिनों से वो नोट कर रही थी जैसे वो अंदर से तब्दील हो रही है। उसे अब देव की तवज्जो की चाह होने लगी थी। खुद देव भी तो बदला बदला नज़र आ रहा था। उसने तो कई दिनों से अपनी शिद्दतों से उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं डाला। आरोशा ने एकदम से चादर से हाथ निकालकर मिरर अपनी तरफ मोड़कर अपना चेहरा देखा। साफ शफाफ चमकता हुआ दुधिया गुलाबी चेहरा। न जाने उसे क्यों बुरा लगा था अपना चेहरा। व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम? आरोशा उसे मिरर पकड़कर अपने चेहरे और गर्दन की तरफ घुमाकर हर तरफ से जांचते देखकर इस्लान का ताज्जुब करना बनता था। वह छू छू कर पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। वो हैरत से देख रहा था। इस्लान का पूछना था कि आरोशा ने चौंक कर मिरर छोड़ दिया। फिर नफ़ी में सर हिलाकर अपने होंठ को चलने लगी। इस्लान उसकी शराबी कैफियत को देखता अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर बहुत नरमी से अपने अंगूठे की मदद से उसके निचले होंठों को दांतों की गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। आरोशा की थोड़ी पर उसकी उंगली का लम्स ठहक उठा। बेख्तियार उसने इस्लान का वही हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मुझे पसंद नहीं, मत करो, सादगी से कहकर उसने अपना हाथ आरोशा की गिरफ्त से निकालकर फिर से स्टीयरिंग पर रख दिया। कुछ दिन और रुक सकते थे वहाँ हम। आरोशा अपनी अंदरूनी कैफियत से घबरा कर बोल पड़ी, मगर घबरा कर बोल गई थी। इस्लान को कहाँ पसंद था सवाल जवाब करना। बोला ना, जल्दी ही फिर चलेंगे, कल ऑफिस में अहम मीटिंग है इसलिए आना ज़रूरी था। वो बुरा माने बग़ैर नरमी से उसे बताकर गाए बेगाए उस पर निगाह भी डाल लेता। इस्लान का नरम अंदाज़ अब आरोशा की हिम्मत और बंदी थी। तो आप चले आते, मुझे रहने देते। बीवी मेरी हो या घर वालों की। इस्लान ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। हाँ, जैसे बड़ी मोहब्बत है मुझसे, जो मेरे बग़ैर एक पल नहीं रह पाते। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी ज़बान की फिसलन। आरोशा रवानी में बोलकर डर कर डोर के पास खिसक गई, कहीं वो ज़बान चलाने पर गुस्सा ना हो जाए। मैं तो चाहता हूँ तुमसे मोहब्बत करूँ मगर तुम तैयार ही नहीं होती। अब इसमें मेरा क्या कसूर? वो बात को अपने ही अंदाज में ले गया था। बड़ी मायनी खेजी से कहते हुए उसने आरोशा के चेहरे को देखा। अब हैरान होने की बारी इस्लान मीर की थी। अपनी कही गई बात का गुलाबी साया आरोशा के चेहरे पर महसूस करके वो फिर से चौंका था। वो उसकी बात से कंफ्यूज सी होकर अपनी चादर सर पर दुरुस्त कर रही। पलकों की कपकपाहट, हाथों की लर्जिश। इस्लान ने फ़ौरन निगाहों के साथ अपने दिल को भी उसकी तरफ मोड़ लिया। सो जाओ, वही काम तुम्हें अच्छे से आता है। अपनी निगाहों पर हज़ार पहरे लगाकर उसकी आवाज़ में रखाई आ गई, अनरोमांटिक खड़ूस। आरोशा जो उसके मुंह से कुछ और भी सुनना चाहती थी, बहुत हल्के से बड़बड़ाई। फिर मुंह टेढ़ा करके सर सीट से टेक कर वो पलकें मूंद गई। इस्लान अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ पर बहुत तेज़ी से गेट से लॉन की रोश पर डालते हुए पोर्च तक लाया था। कार बंद कर उसने गर्दन मोड़कर अपनी बगल वाली सीट की तरफ देखा। वो जो काम अच्छे से करती थी वो कर चुकी थी, यानी सीट से टेक लगाकर आराम से महू ख्वाब थी। आरोशा उठो, हम पहुंच गए हैं, इस्लान ने कहते हुए कीस बाहर खींची। आवाज़ देने पर भी उसे टस से मस नहीं होना था, सो हुई भी नहीं। कोई इतना मुतमईन होकर कैसे सो सकता है? वो चिढ़कर सोचता। उसका गाल जोर से थपक कर बोला, आरोशा घर आ चुका है। उसे अब भी हिलते नहीं देखकर इस बार इस्लान ने इस जोर की चिप्त उसके गाल पर लगाई थी। अल्लाह, जब लगानी थी कि वो डर कर चीख कर सीधी हो गई। सोई सोई आंखों से सीधी होते हुए इस्लान की तरफ देखा। नीचे उतरो सीधे से, इस्लान अपनी असली सख्ती से कहता अपनी तरफ का डोर खोल कर उतर गया। ज़रा सा भी इस इंसान के दिल में रहम हो।
ऐसे जगाते हैं। वो उसकी सारी मेहरबानियाँ भूल कर तब कर कहती, अपने गाल पर एक हाथ रखे एक हाथ से चादर संभालती। कार का डोर खोलकर उतरते उतरते ही कार के साइड मिरर में अपना चेहरा उसकी तरफ से देखा जिधर इस्लान ने चप्त लगाई थी। वहाँ हल्की सुर्खी देखकर वो रूहान सी हो गई। इतनी भारी हाथ है, मेरे फूल से गाल को सुर्ख कर दिया। वो मुंह बनाती झुकी ज़रा इस्लान मीर की तरफ देखा था। फिर बिजली सी रफ्तार से वो बेड की दूसरी तरफ से कूदकर उतरती गिरती पड़ती रूम से भागी थी। इस्लान अपने बालों में उंगलियां फेर कर उठकर खड़ा हो गया। आरोशा, इस्लान मीर, अपने इश्क की आग में तुम्हें जलाया नहीं तो मेरा नाम इस्लान मीर नहीं। एक दिन इसकी सांसें भी इस्लान मीर के साथ चलेंगी। फिर कोई शाहनवाज़ खान या कोई और इसे इस्लान मीर से छीन नहीं सकता। वो रूम की डोर की तरफ देखता एक कसम से बोला था। उसने आरोशा मीर को चाहे डरा कर चाहे मोहब्बत से जीतने की कसम ली थी और इस हर पर आजमा कर अब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तुमने क्या कहा था आनिया? फ़ाहद मीर के कोई हसीन लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी तो तुम्हें दिखा दूंगा तुमसे भी कई गुना हसीन लड़की कैसे इस्लान मीर के इश्क में पागल है। तुम्हें दिखा दूंगा। फिर बदतरीन सज़ा के लिए तैयार हो जाना। बहुत अच्छे से दिन गुजार चुकी तुम, अब देखना सिर्फ अच्छी शक्ल के साथ कैसे तुम जैसी हवस परस गुजारा करती है। इस्लान का पूरा अब नफ़रत की आग से जल उठा था। इस औरत के दिए गए सारे ज़ख्मों से खून रसने लगा। अपना मोबाइल जीन्स की पॉकेट से निकालकर उसकी उंगलियों ने तेज़ी से एक नंबर मिलाया था। मुझे शाहनवाज़ खान के सारे शेयर्स अपने नाम करवाने हैं, चाहे जैसे भी समझे तुम। उधर से जैसे ही कॉल पिक की गई एक ही बार में हुक्म देकर उसने कॉल काट कर मोबाइल तकिए पर उछाल दिया और ख़ुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। आरोशा धड़कते दिल और लरजती टांगों के साथ सीढ़ियों तक आई थी। दिल था कि अब भी पसलियाँ तोड़ के सीने से निकल जाना चाहता था। बामुश्किल खुद को संभालती वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। कदम ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे पैरों में जान आ जाए। वो शराफत के मूड में आता उसके सामने से हटकर किनारे पर हो गया। आरोशा ने मौका गनीमत जानकर झट से टेबल से कूदकर किचन की तरफ भागी थी। खाना मैंने पहले ही ऑर्डर करवा दिया है, वो आ गया होगा, मैं लेकर आता हूँ। इस्लान उसके पीछे हाँक लगाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो वो आरोशा बेतहाशा खुश होकर पलटी। अव्वल तो खाना बनाने के हुनर से नावाकिफ़ थी और कोई प्रैक्टिस करने का तो उसका बिल्कुल मूड नहीं था। इस्लान की मेहरबानी पर वो खुशी खुशी जाकर सोफ़े पर बैठ गई। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। अम्मा जान सही कह रही थी, लगता है अब जल्दी ही खुशियाँ आने वाली हैं जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अब इन खुशियों की मुद्दत कितने दिन की थी ये सिर्फ खुदा जानता था और उसके बाद इस्लान जिसके इरादे से सब बेखबर थे।